वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने एक थोड़ा सा रेफरेंस आप लोगों को अपने चैनल के बारे में दिया था कि इस चैनल के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आज से उसकी शुरुआत भी हो गई है। हमने उसकी शुरुआत आज कर दिया है और आज हम लोगों को जीएस में बताएंगे, इकोनॉमिक जीएस। उसमें अर्थशास्त्र एक परिचय, पहले इसको आप जान लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो इस सब्जेक्ट को लेकर के, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वनडे एग्ज़ाम्स में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो भी एग्ज़ाम्स हो, वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं उसका जिक्र मैंने कल कर दिया था। तो स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस भरोसे के साथ कि इकोनॉमिक्स लोगों को समझ में आने लगे, लोग उसके प्रति इंटरेस्टेड हों और कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। तो हम आज शुरू करते हैं अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र एक परिचय, ये हम शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले वो चीज़ें अभी आएंगी कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं और अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं या गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, उसको समझा दें फिर आगे बढ़ा जाए। तो आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। एवं अनार्थिक क्रियाएं। क्रियाएं क्या हैं? तो सीधे बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनके करने के बदले में इंसान पैसा लेता है, कुछ लेता है। यानी जहाँ पर धनार्जन उद्देश्य होता है, धनार्जन जहाँ पर उद्देश्य होता है, धनार्जन का उद्देश्य होता है, वो क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझिए। और अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसका संबंध सामाजिक सरोकार से होता है, इसका संबंध सामाजिक सरोकार से होता है। यानी वे आर्थिक क्रियाएं जिसको करने के बदले में व्यक्ति कोई पैसा न ले, वो क्या होती हैं? अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। और जिसको करने के बदले में आदमी पैसा लेता है, वो क्या कहते हैं? धनार्जन। वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जहाँ पर कुछ कमाने की इच्छा होती है। जैसे जब हम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं कुछ पैसे लेकर, तो क्या हो जाएगा? वो आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। लेकिन यदि हम अपनी क्लासेस कुछ गरीब बच्चों के लिए या जो फीस नहीं दे सकते हैं या किसी संस्था विशेष से जुड़े हुए हैं, उनको यही क्लास हम दें फ्री ऑफ कास्ट, जब हम उनको क्लास देंगे तो क्रिया क्या हो जाएंगी? अनार्थिक क्रियाएं हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल आपको और दें, जैसे बाबा रामदेव जब अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वहाँ क्या होता है? प्रोडक्ट देते हैं तो पैसा लेते हैं, तो वो क्रियाएं क्या हो जाएंगी? आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। लेकिन जब वो टीवी चैनल पर या और किसी माध्यम से कहीं पर कोई कैंप लगा करके लोगों को योगा सिखाते हैं, उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेते, तो क्या होती है? अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो सीधा सा आप समझने का फंडा ये अपनाइए
कि अगर किसी काम को करने के लिए आप पैसे ले रहे हैं तो वो क्रियाएं आपकी क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। और जहाँ पर आप कोई पैसा नहीं लेकर के लोगों को कुछ बता रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं या किसी चीज़ को आपने दान कर दिया है तो क्या हो जाएंगी? आपकी अनार्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र एक परिचय। उसके पहले हम यह जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या करता है कि लोगों की समाज में रहने वाले लोगों को क्या करता है? आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। किस तरीके से व्यक्ति सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसी का अध्ययन ही हम क्या है? अर्थशास्त्र कहते हैं। ये हमको सिखाता है कि हम आप अपने सीमित संसाधनों से, सीमित स्रोतों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, यह हमें अर्थशास्त्र बताता है। दूसरी चीज कि हमारी सीमित, हम कोई भी इंसान, चाहे छोटा सा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, हम छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। वह बच्चा अपनी इच्छाएं लेकर के पैदा होता है। जैसे आप सपोज करिए कि मेरा एक छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ, उसने थोड़ा सा कुछ सीखा समाज से, तो उसके अंदर इच्छा हुई क्या? खिलौने की। उसको खिलौना मांगा तो उसको हमने एक बहुत छोटा खिलौना, एक छोटी सी गाड़ी 10-20 रुपए वाली या कोई झुंझुना टाइप का, वो उसने अपनी इच्छा जागृत की, हमने उसको प्रोवाइड करवा दिया। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, उसने समाज में देखा कि ये तो बच्चे छोटी गाड़ी नहीं, 10-20 रुपये गाड़ी नहीं, 4-5 रुपये की गाड़ी से खेलते हैं, उसने उसकी इच्छा जताई। फिर और बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, क्या कहा कि हमको साइकिल चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए खिलौने के लिए, हमको साइकिल चाहिए। तो हर व्यक्ति जो समाज में आता है तो उसकी वो इच्छाएं लेकर के पैदा होता है, और उस समय के अनुसार उसकी इच्छाएं क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। तो जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास पैसे हैं, जो हमारे पास संसाधन है, वो क्या होते हैं? असीमित होते हैं। और यही अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है। इसलिए अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। जो व्यक्तियों के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और विनियोग का अध्ययन करती है। यह प्राचीन परिभाषा है अर्थशास्त्र की। यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और विनियोग का अध्ययन करती है। यह प्राचीन मान्यता है। हम ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इसको, प्राचीन मान्यता। लेकिन नई मान्यता क्या है? नई मान्यता या परिभाषा क्या है शास्त्र की? वह
सामाजिक ऐसा तो है नहीं कि अगर नई मान्यता हो गई तो सामाजिक विज्ञान की शाखा नहीं रहेगी, तब भी सामाजिक विज्ञान की शाखा रहेगी। और यह उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण का अध्ययन करेगी। इसके अलावा नई मान्यता के अनुसार क्या है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग का भी अध्ययन करेगी। मुद्रा एवं बैंकिंग में तमाम चीज़ें आ जाएंगी। मुद्रा एवं बैंकिंग में आपको अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए मौद्रिक उपाय क्या है, फिर बजट उसी में आ जाएगा, वित्तीय उपाय क्या है, इन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी नई मान्यता के अनुसार यह अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जो व्यापक स्तर पर चीज़ों का अध्ययन करती है। तो नई मान्यता ये है कि जब हम उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, विनियोग का अध्ययन करते हैं, इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे कैसे हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हमारा भुगतान संतुलन अनुकूल है, प्रतिकूल है, इसका हम अध्ययन करते हैं। बजट किस तरीके का हमको पेश करना है, इसका अध्ययन करते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग में आरबीआई किस तरीके से बैंक को गवर्न करती है, उसके क्या काम है, उससे जो सदस्य वाणिज्यिक बैंक है आरबीआई के, उसके क्या काम है, इन चीज़ों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन मान्यता के अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और विनियोग का अध्ययन किया जाता है। नई मान्यता में यह और व्यापक हो जाती है, जिस जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा बैंकिंग वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यह अर्थशास्त्र की नई परिभाषा है। तो अब हम इसके बाद आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से यह प्राचीन मान्यता नई मान्यता में तब्दील हुई और उसके कारण कैसे कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थशास्त्र की ओर बढ़ता गया, ये भी हम बता दें। जैसे आप सपोज करिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से जब कई व्यक्ति हुए तो समूह बना, किसका, व्यक्तियों का समूह। कई समूह को एक साथ कर दिया गया तो क्या हुआ, समुदाय बना। फिर कई समुदाय को एक साथ मिला दिया गया तो क्या बना, समाज बना। फिर कई समाज को एक साथ कर दिया गया तो क्या बना, देश बना, देश बना। तो जैसे जैसे हम एक इकाई से समग्र की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, हम वैश्य अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और उसके विनियोग का अध्ययन हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अगर एक व्यक्ति कोई है, इसके उत्पादन, उपभोग, अभी जो हमने बताया है, उपभोग, विनिमय, वितरण और विनियोग का अध्ययन अगर हम करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स।
माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं या यहाँ पर अध्ययन करते हैं एक समाज के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और विनियोग, या उसके जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं, या उसकी मुद्रा एंड बैंकिंग है, या किसी देश की जब इसका हम अध्ययन करते हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसकी मुद्रा एंड बैंकिंग कैसी है, उसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और विनियोग किस तरीके का किया जाता है, किस तकनीक के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय का आय का अध्ययन जब हम शुरू कर देते हैं, राष्ट्रीय रोजगार का शुरू कर देते हैं, समग्र मूल की बात शुरू कर देते हैं, उसका अध्ययन करने लगते हैं, तब वो क्या हो जाता है, वैश्य अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स समस्या शास्त्र, हम ये आपके बहुत की काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने पढ़ाने के दौरान अर्थशास्त्र में कहीं वैश्य अर्थशास्त्र आएगा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, कहीं वैश्य अर्थशास्त्र आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये शब्दावलियाँ आपके दिमाग में खटके ना कि यार ये वैश्य अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इस पर हम फोकस करेंगे। तो जब हम किसी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण किसी व्यक्ति या एक इकाई को लेकर के करते हैं तो क्या हो जाता है, वैश्य अर्थशास्त्र हो जाता है। जब हम समग्र मतलब पूरे समाज का, पूरे देश के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, विनियोग या उसके व्यापार का अध्ययन करने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, वैश्य अर्थशास्त्र हो जाता है। और आपको बता दें कि इसके वैश्य अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और समष्टि की बात करते हैं, एक अर्थशास्त्री गुजरे हैं J.M. कीन्स। J.M. कीन्स एक अर्थशास्त्री है। तो इन्होंने समष्टि की बात की, कब की, ये भी इस पर आगे हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। और एडम स्मिथ ने वैश्य अर्थशास्त्र के बारे में बताया और इनको वैश्य अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इनको माना जाता है। और इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने 1776 में 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ, ये दिख नहीं रहा है, इसको हम इरेज कर देंगे। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा। नेशन 1776, ये हमने बताया, ये भी आपको 1776 में। और इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में वैश्य अर्थशास्त्र की बात की और समग्र की बात नहीं किया। और इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। सबसे पहले इसके कारण इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन J.M. कीन्स को फादर ऑफ
माइक्रो इकोनॉमिक्स की कहा जाता है। तो इन्होंने 1776 में लिखा वेल्थ ऑफ नेशन, इसके कारण इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने उस पुस्तक में अपनी एक सिद्धांत दिया था लेसेस फेयर थ्योरी, थ्योरी, और वही लेसेस थ्योरी यानी हस्तक्षेप की नीति। का सिद्धांत, लेसेस फेयर हस्तक्षेप का सिद्धांत। इनका कहना यह था कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए और आर्थिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से संचालित होने देना चाहिए। इस सिद्धांत को इनके दिया गया लेसेस फेयर थियरी, हस्तक्षेप का सिद्धांत। यह भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, या वेल्थ ऑफ नेशन में कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। तो क्या दिया था, हस्तक्षेप का सिद्धांत या थियरी ऑफ लेसेस फेयर। तो इसमें इन्होंने दिया, इनका कहना यह था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कहा शुरू में, जिसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ, और सबसे बड़ा विवाद जो है आपने खड़ा किया, और वहीं से एक नए सिद्धांत की शुरुआत जेम कीन्स ने किया कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं नहीं करती बल्कि मांग पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। एडम स्मिथ ने क्या दिया था, पूर्ति मांग का सृजन स्वयं करती है, सृजन स्वयं करती है। और 1930 में जब विश्वव्यापी मंदी आई तो उस समय जेम कीन्स ने कहा कि नहीं, अपनी पुस्तक में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, वह सिद्धांत गलत है, बल्कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं नहीं करती, मांग पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मांग पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। और कीन्स के इस सिद्धांत के बाद संपूर्ण आर्थिक चिंतन में ही आमूलचूल परिवर्तन आया, और उन्होंने साबित किया कि अगर पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती तो यह जो वर्ल्ड लेवल पर मंदी आई है वह ना आती। इसलिए यह सिद्धांत गलत है, बल्कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन नहीं स्वयं करती है, मांग पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। और जिस पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया उस पुस्तक का नाम है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और उसी पुस्तक में 1930 में इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इनको जो क्या इन्होंने कहा कि सरकार को, एडम स्मिथ ने क्या कहा कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि
आर्थिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से संचालित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके कारण विश्व लेवल पर मंदी आ गई और इनका सिद्धांत 1930 में जे एम कीन्स ने काट दिया और अपनी पुस्तक लिखा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उसमें यह प्रतिपादित किया कि पूर्ति मांग का सृजन स्वयं नहीं करती बल्कि मांग पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने किस केस का प्रतिपादन किया। तो एक चीज़ और बता दें, इस पुस्तक में इन्होंने समग्र मांग का सिद्धांत दिया। समग्र मांग का सिद्धांत दिया और इस पुस्तक में उन्होंने ये कहा कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए और किस माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने 3 तरीका बताया, उसको भी बता दें, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। उनकी पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इसमें कहा कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए और करने के जो टूल्स बताए, टूल्स आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप के, वो क्या है, टैक्स पहला, यानी कर के माध्यम से हस्तक्षेप करे गवर्नमेंट। नंबर 1, उस कर को व्यय करे, इन्वेस्ट करे, कर को व्यय करे यानी इन्वेस्ट करे या अगर इसके माध्यम से जितनी व्यय की आवश्यकता है अर्थव्यवस्था में वह करों के माध्यम से नहीं पूरी हो पा रही, तो उसके लिए क्या करें, लोक ऋण ले। ये अभी जब हम लोग बजट पढ़ेंगे, भुगतान संतुलन या वो राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा कि ये लोक ऋण कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकास के लिए। तो उन्होंने कहा कि तीन यंत्र उन्होंने दिया, टैक्स, और उस टैक्स को फिर व्यय करे, इन्वेस्ट करे अर्थव्यवस्था में, और उससे भी जितने व्यय की आवश्यकता उसकी पूर्ति नहीं पाती है तो ऋण लेकर के वह व्यय करे। और इन 3 यंत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर इस टॉपिक को समझने पर मैं कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझसे इसके बारे में दोबारा जानकारी ले सकते हैं। आज बस यहीं तक, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.